साथियों, राजरतन अंबेडकर और मायावती की मुलाकात भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज हुई, जिसने बहुजन समाज और उनकी सांस्कृतिक राजनीतिक विरासत को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। दोनों नेता, जिनके नाम बहुजन आंदोलन और लोकतांत्रिक बदलाव से जुड़े हैं, ने इस मुलाकात के दौरान ईवीएम की गड़बड़ी पर गंभीर चर्चा की, जो उनके बीच एक नई राजनीति के जन्म की शुरुआत थी। इस घटना ने न केवल बहुजन विचारधारा के संरक्षण की दिशा में काम किया, बल्कि आगामी 2027 के चुनाव को लेकर भी रणनीतिक संवाद स्थापित किया। राजरतन अंबेडकर की सोच और नेतृत्व की गहराई, मायावती के अनुभव और जनसंवाद कौशल के साथ मिलकर बहुजन राजनीति में नई ऊर्जा भर रही थी। इस मुलाकात की शुरुआत होनी कोई साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि ये एक बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की एकजुटता का प्रमाण थी। ईवीएम, जिसका संबंध बहुजन समाज के भीतर उपकरणों, संस्थाओं और उनके प्रबंधन से था, में आई गड़बड़ियों के कारण स्थिति विकराल हो चुकी थी। संस्थागत भ्रष्टाचार और नेतृत्व की टूटफूट से बहुजन समाज की विचारधारा कमजोर पड़ रही थी। दोनों नेताओं ने इस समस्या को हल करने के लिए गहन विचार विमर्श किया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की चर्चा हुई। ईवीएम की गड़बड़ी का मुख्य कारण संगठन के नैतिक और कार्यान्वयन स्तर पर उपजी कमजोरी थी, जिससे बहुजन समाज का विश्वास हिल रहा था। राजरतन अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि यदि राजनीतिक दल और संगठन अपने मूलभूत सिद्धांतों से विचलित होते हैं तो जनता का विश्वास खो बैठते हैं। मायावती ने भी अपने अनुभव साझा किए कि बहुजन राजनीति को केवल चुनावी लड़ाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि यह एक व्यापक समाज सुधार और शक्ति सृजन की प्रक्रिया है। इस साझा विचार विमर्श के दौरान दोनों नेताओं ने बहुजन समाज के हितों की रक्षा और विस्तार के लिए एकजुट रणनीति बनाने पर सहमति व्यक्त की। उनकी बातचीत में बहुजन विचारधारा के महत्व को नए सिरे से परिभाषित किया गया। उन्होंने बहुजनों की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को प्राथमिकता दी। राजरतन ने इस बात पर जोर दिया कि बहुजन विचारधारा का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं को जड़ से खत्म करना है। मायावती ने इसके लिए इस बात पर बल दिया कि बहुजन समाज के युवाओं को संगठित किया जाए और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाए। यही वजह थी कि उन्होंने संगठनात्मक पुनर्निर्माण और विस्तार की योजना बनाई, जिससे बहुजन सोच अधिक से अधिक स्तर तक पहुंचे। मायावती का आवास, जो बहुजन समाज पार्टी के मुख्यालय के पास स्थित था, यहां एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती थी। एक तरफ थी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, जिन्हें बहन जी के नाम से जाना जाता था, और दूसरी तरफ थे राजरतन अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर के परिवार से जुड़े एक युवा नेता थे। राजरतन अंबेडकर ने हाल के वर्षों में दलित और बहुजन समाज के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की थी। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिक चेहरे में तब्दील हो चुके थे और उनकी विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर आधारित थी। राजरतन अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी। वे डॉक्टर अंबेडकर के परपोते के रूप में जाने जाते थे। हालांकि परिवार की जटिलताओं के कारण वे हमेशा सुर्खियों से दूर रहे थे, लेकिन हाल के लोकसभा चुनावों में दलित वोटों के बिखराव ने उन्हें राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक नई संगठन बहुजन एकता मंच की स्थापना की थी, जो बहुजन समाज की एकजुटता पर जोर देता था। मायावती से उनकी मुलाकात की खबर पहले से ही कुछ मीडिया चैनलों में लीक हो चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मुलाकात कितनी गहन और दूरगामी होगी। इस मुलाकात की पृष्ठभूमि जुलाई 2025 में हुई एक सीक्रेट मीटिंग से जुड़ी थी, जब राजरतन ने पहली बार मायावती से संपर्क किया था। उस समय की चर्चा मुख्य रूप से बहुजन समाज को एकजुट करने पर थी, लेकिन अब दिसंबर में ये मुलाकात अधिक रणनीतिक और विस्तृत होने वाली थी। राजनीतिक विश्लेषक इसे बहुजन राजनीति की नई दिशा के रूप में देख रहे थे, जहां अंबेडकर परिवार की विरासत और बीएसपी की संगठनात्मक ताकत मिल जाएगी। बहुजन विचारधारा के प्रचार में सक्रिय थे। राजरतन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बोले, बहन जी, आपकी छत्रछाया में आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों। हालांकि ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। जुलाई की मीटिंग में वे सिर्फ 1 घंटे के लिए मिले थे, लेकिन आज की मुलाकात लंबी होने वाली थी। दोनों नेता बैठक कक्ष में बैठे। कमरा सादा था। दीवारों पर डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम की तस्वीरें लगी हुई थीं। मेज पर चाय और कुछ स्नैक्स रखे थे। मुलाकात की शुरुआत सामान्य अभिवादन से हुई, लेकिन जल्द ही बातें गंभीर मुद्दों पर आ गईं। राजरतन ने सबसे पहले ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। बहन जी, हाल के उपचुनावों में जो हुआ वो चिंताजनक है। ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें लगातार आ रही हैं। विपक्षी दल इसे उठा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हमारे वोटों को हेरफेर किया जा रहा है, राजरतन ने कहा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ रिपोर्ट्स निकाली जो उनके संगठन ने इकट्ठा की थीं। इनमें विभिन्न जिलों से आए सबूत थे, जहां वोटर्स ने बीएसपी को वोट देने का दावा किया, लेकिन रिजल्ट अलग आया। मायावती ने गहरी सांस ली और बोली, आप सही कह रहे हैं।
मैंने खुद उपचुनावों के बाद बयान दिया था कि ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठने चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यही हुआ, जहां बीएसपी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई, लेकिन असल में हमारे समर्थक तो बढ़े थे। चर्चा ईवीएम की तकनीकी खामियों पर केंद्रित हो गई। राजरतन ने विस्तार से बताया कि ईवीएम की चिप्स को रिमोटली हैक किया जा सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के एक उपचुनाव में जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने निगरानी की, वहां ईवीएम में वोट काउंटिंग के दौरान अचानक स्पाइक्स देखे गए। यह संभव नहीं है बिना मैनिपुलेशन के, मायावती ने सहमति जताई और अपनी अनुभव साझा किया। 2007 से लेकर अब तक मैंने कई चुनाव देखे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएं, जहां अन्य देशों में बैलेट पेपर सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। दोनों ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर वापस लौटने की मांग पर विचार किया। राजरतन ने बताया कि उनके संगठन ने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है जिसमें लाखों हस्ताक्षर हो चुके हैं। मायावती ने इसे सराहा और कहा कि बीएसपी भी इसमें शामिल होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए, जहां ईवीएम की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन की मांग की जाए। इस चर्चा ने मुलाकात को एक नई गहराई दी। राजरतन ने कहा, बहन जी, अगर ईवीएम की गड़बड़ी जारी रही तो 2027 में हमारा वोट बैंक बिखर जाएगा। हमें अब से ही तैयारी करनी होगी, जैसे वोटर वेरिफिकेशन ऐप विकसित करना। मायावती ने हामी भरी और बोली, हाँ, और हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दें कि कैसे ईवीएम की निगरानी करें। यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। दोनों ने इस पर करीब आधा घंटा चर्चा की, जिसमें विभिन्न केस स्टडीज शामिल थीं। उदाहरण स्वरूप उन्होंने 2019 के चुनावों का जिक्र किया, जहां कई विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। राजरतन ने एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिसमें एक हैकर ने डेमो दिया था कि कैसे ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मायावती ने कहा, यह सब सत्ता पक्ष की साजिश है, ताकि बहुजन समाज की आवाज दबाई जाए। बातचीत अब बहुजन विचारधारा को बचाने और बढ़ाने पर आ गई। मायावती ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा आज खतरे में है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज विभाजित हो रहा है। बीजेपी की नीतियां उन्हें मुख्यधारा से दूर कर रही हैं। हमें बहुजन समाज को एकजुट करने की जरूरत है। राजरतन ने जोड़ा, बहन जी, आपने कांशीराम जी के साथ मिलकर बीएसपी को मजबूत किया, लेकिन अब नई पीढ़ी को जोड़ना होगा। युवा दलित नेता सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन संगठित नहीं। हमें एक नई रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बहुजन विचारधारा को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाए। हम डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को सरल भाषा में अनुवादित करके वितरित करें। साथ ही बहुजन संस्कृति को बढ़ावा दें, जैसे लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से। मायावती ने अपनी पुरानी यादें साझा की। जब मैंने राजनीति शुरू की तो कांशीराम जी ने कहा था कि बहुजन समाज की ताकत एकता में है, लेकिन आज सपा और कांग्रेस जैसे दल अपने स्वार्थ में लगे हैं। वे बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक मानते हैं। 2022 के चुनाव में गठबंधन टूटने से नुकसान हुआ। राजरतन ने विस्तार से अपनी योजना बताई। हम एक बहुजन विचारधारा अकादमी स्थापित करें, जहां युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए। इसमें अंबेडकर के सिद्धांतों पर कोर्स हों, जैसे समानता, न्याय और आरक्षण। साथ ही महिलाओं को विशेष महत्व दें, क्योंकि बहुजन समाज में महिलाएं रीढ़ की हड्डी हैं। मायावती ने जोड़ा, हाँ, और अल्पसंख्यकों को शामिल करें। मुस्लिम समाज भी दबाव में है। हमें एक समावेशी बहुजन विचारधारा विकसित करनी होगी, जहां सभी दबे कुचले वर्ग एक हों। दोनों ने बहुजन विचारधारा को बचाने के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाने पर सहमति जताई। इस कमेटी में बीएसपी और बहुजन एकता मंच के सदस्य शामिल होंगे, जो गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। राजरतन ने कहा, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियोस बनाएं, जहां डॉक्टर अंबेडकर के उद्धरणों को युवा भाषा में पेश करें। मायावती ने सराहा, ये अच्छा है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि फेक न्यूज से विचारधारा को तोड़ा जा सकता है। चर्चा में उन्होंने बहुजन विचारधारा के इतिहास पर भी बात की। मायावती ने बताया कैसे कांशीराम ने बीएमसीईएफ से शुरू करके बीएसपी बनाई और दलितों को राजनीतिक ताकत दी। राजरतन ने डॉक्टर अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह और पूना पैक्ट का जिक्र किया, जो बहुजन आंदोलन की नींव थे। आज हमें उस विरासत को आगे ले जाना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बहुजन विरोधी हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने में देरी की, जबकि बीजेपी आरक्षण को कमजोर कर रही है। मायावती ने सहमति जताई और कहा, हमें बहुजन साहित्य को बढ़ावा दें, नई किताबें लिखें, जहां आधुनिक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन और डिजिटल असमानता को बहुजन लेंस से देखें। इस भाग ने मुलाकात को एक बौद्धिक स्तर पर ले जाया, जहां दोनों नेता घंटों बहुजन दर्शन पर चर्चा करते रहे। राजरतन ने सुझाव दिया कि एक वार्षिक बहुजन सम्मेलन आयोजित किया जाए,
जहां देश भर के नेता इकट्ठा हों। अब चर्चा 2027 के चुनाव पर केंद्रित हुई। राजरतन ने कहा, बहन जी, 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्णायक होगा। बीजेपी की सत्ता को चुनौती देने के लिए हमें मजबूत गठबंधन चाहिए, लेकिन सपा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव दलित वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इरादे साफ नहीं। मायावती ने हंसते हुए कहा, सही कहा, सपा हमेशा यादव मुस्लिम गठजोड़ पर निर्भर रही, लेकिन बहुजन समाज अब जाग चुका है। हमें एक नई राजनीति बनानी होगी जहां बहुजन समाज केंद्र में हो। उन्होंने सुझाव दिया कि बीएसपी और बहुजन एकता मंच मिलकर एक नया मोर्चा बनाएं। हम 2027 में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारें, लेकिन रणनीतिक रूप से। ईवीएम गड़बड़ी को मुद्दा बनाकर जनता को जागरूक करें। राजरतन ने विस्तार से अपनी रणनीति बताई। पहले चरण में हम वोटर लिस्ट की जांच करें। कई बहुजन वोटर्स के नाम गायब हैं। दूसरे, युवाओं को ट्रेनिंग दें जो डोर टू डोर कैंपेन करें। साथ ही महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व दें। आर्थिक मुद्दों पर फोकस करें, जैसे आरक्षण की रक्षा, रोजगार और किसानों की समस्या। मायावती ने जोड़ा, हाँ, और डिजिटल कैंपेनिंग पर जोर दें। हम एक ऐप बनाएं जहां समर्थक रजिस्टर करें और अपडेट्स पाएं। 2027 में हमारा लक्ष्य 100 सीटें जीतना होना चाहिए। दोनों ने चुनावी रोडमैप तैयार किया। इसमें जागरूकता अभियान, उम्मीदवार चयन, फंड रेजिंग और मीडिया स्ट्रैटेजी शामिल थी। राजरतन ने महाराष्ट्र से समर्थन जुटाने का वादा किया, जहां अंबेडकर परिवार का प्रभाव मजबूत है। मैं वहां से कार्यकर्ताओं को भेजूंगा जो यूपी में कैंपेन करेंगे। मायावती ने कहा, और हम अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ें। ईवीएम मुद्दे पर मुस्लिम समाज भी हमारे साथ आएगा। मुलाकात अब नई राजनीति की दिशा में मुड़ी। पुरानी राजनीति विफल हो चुकी है, मायावती ने कहा। हमें नई राजनीति चाहिए जहां जातिवाद नहीं, समानता हो। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि समाज बिना भेदभाव के हो। राजरतन ने सहमति जताई और बोले, हम एक नई पार्टी या मोर्चा बना सकते हैं जो बहुजन विचारधारा पर आधारित हो। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे एआई आधारित वोटर एनालिसिस। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को शामिल करें ताकि युवा आकर्षित हों। मायावती ने कहा, यह अच्छा विचार है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बीजेपी की मीडिया मशीनरी हमें बदनाम कर सकती है। हमें अपनी मीडिया टीम बनानी होगी। दोनों ने नई राजनीति के सिद्धांतों पर चर्चा की, समावेशिता, पारदर्शिता और सशक्तिकरण। राजरतन ने कहा, नई राजनीति में हम बहुजन को आर्थिक रूप से मजबूत करें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएं जहां दलित उद्यमी मिलकर बिजनेस करें। मायावती ने जोड़ा, और राजनीतिक ट्रेनिंग स्कूल्स खोलें जहां नई पीढ़ी तैयार हो। चर्चा घंटों चली। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की प्रशंसा की। राजरतन ने मायावती को बहुजन की मां कहा, जबकि मायावती ने उन्हें अंबेडकर की विरासत का वारिस बताया। मुलाकात के अंत में उन्होंने एक संयुक्त बयान तैयार किया जो अगले दिन मीडिया में जारी किया जाएगा। बयान में ईवीएम गड़बड़ी की जांच की मांग, बहुजन विचारधारा की रक्षा और 2027 चुनाव के लिए एकजुटता पर जोर था। जैसे ही राजरतन बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह मुलाकात ऐतिहासिक है, बहुजन समाज अब मजबूत होगा। अगले दिन खबरें छपीं, अंबेडकर और मायावती की मुलाकात से राजनीति में भूचाल। विपक्षी दलों में हलचल मच गई। सपा ने इसे साजिश बताया, जबकि बीजेपी ने इसे विफल प्रयास कहा। लेकिन बहुजन समाज में उत्साह था। गांवों में लोग चर्चा करने लगे कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। इस मुलाकात के बाद बीएसपी और बहुजन एकता मंच ने संयुक्त अभियान शुरू किए। ईवीएम पर जागरूकता सेमिनार आयोजित हुए जहां हजारों लोग शामिल हुए। बहुजन विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किताबें वितरित की गईं। 2027 की तैयारी में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें युवा और महिलाएं ज्यादा थीं। नई राजनीति के तहत एक बहुजन विकास फोरम बनाया गया जो आर्थिक योजनाएं बनाता था। ये मुलाकात सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। राजरतन और मायावती ने मिलकर एक नई राजनीतिक संस्कृति की नींव रखी, जहां ईवीएम की पारदर्शिता, बहुजन की एकता और भविष्य के चुनाव मुख्य मुद्दे थे। 2027 के चुनाव अभी दूर थे, लेकिन इस मुलाकात ने राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। बहुजन समाज अब सपने देख रहा था एक मजबूत, समान और न्यायपूर्ण भारत का। महीनों बाद इस मुलाकात के प्रभाव दिखने लगे। बीएसपी की सदस्यता बढ़ी और राजरतन की सोशल मीडिया फॉलोइंग दोगुनी हो गई। ईवीएम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जो बहुजन समाज की जीत की ओर पहला कदम था। नई राजनीति ने युवाओं को आकर्षित किया, जो अब बहुजन मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। यह कहानी अभी जारी थी, लेकिन इस मुलाकात ने इतिहास रच दिया। साथियों, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं और सुझाव साझा करें। आपका हर एक शब्द हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि आप हमारे नए और दिल छू लेने वाले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है। धन्यवाद।